नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। आज हम उस संगठन की सबसे बड़ी सर्जरी की बात कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा सिस्टम अपडेट करने जा रहा है। मध्य प्रदेश में दशकों पुरानी प्रांत व्यवस्था मालवा, मध्य भारत और महाकौशल अब इतिहास बनने वाली है। लेकिन यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, यह भाजपा की पूरी चुनावी मशीनरी को कंट्रोल करने का एक नया रिमोट भी साबित हो सकती है। अब 3 प्रांत प्रचारकों की जगह पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक राज्य प्रचारक होगा, यानी भाजपा की सरकार और संगठन के लिए समन्वय का अब एक ही शक्तिशाली केंद्र होगा। प्रांतों को तोड़कर 6 से 8 संभागों में बांटने का मतलब है भाजपा के हर विधायक और मंत्री के कामकाज पर माइक्रो मैनेजमेंट। अब टिकट की पैरवी भोपाल या दिल्ली से नहीं बल्कि संभाग प्रचारक की सीक्रेट टिकट से तय होगी, जो सीधे संघ मुख्यालय पहुंचेगी। संघ अब हर बस्ती और हर बूथ तक अपनी सीधी पहुंच बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा का कैडर अब संघ के इस नए और सख्त ढांचे के भीतर और अधिक कस दिया जाएगा। आज चर्चा इसी बदलाव पर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। संघ के संगठन में बड़े बदलाव, किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में संगठन के ढांचे को पूरी तरह से बदला जा रहा है। अब तक मालवा, महाकौशल और मध्य भारत जैसे 3 प्रांतों में बटा संघ अब करीब 6 नए संभागों में नजर आएगा। नई व्यवस्था में हर संभाग में एक प्रचारक के साथ पूरी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। एक संभागीय टीम में करीब 30 पदाधिकारी होंगे। इसका सीधा मतलब है ज्यादा मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, तेज फैसले और हर स्तर पर बेहतर मैनेजमेंट। संघ अब अपने संगठन को और ज्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ ढांचा ही नहीं, जिम्मेदारियों का बंटवारा भी पूरी तरह बदलने जा रहा है। अभी तक जो जिम्मेदारी विभाग प्रचारकों के पास थी, अब वो सीधे संभागीय प्रचारकों को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही 1359 मंडलों का गठन किया गया है। की भौगोलिक रचना में और विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता पड़ी है। काम की सघनता को देखते हुए काम बढ़ गया है और इसलिए नीचे की सक्षम इकाइयां खड़ी करना और इसलिए विकेंद्रीकरण हो रहा है। अब जो निर्णय प्रांत स्तर पे होते थे, अब वो निर्णय संभाग स्तर पे होंगे, तो सुगमता होगी उसमें काम में। तो प्रांत स्तर पे होने वाले निर्णय सब अब संभाग स्तर पे होंगे। संभाग की कार्यकारिणी बनेगी, वो संभाग भी नीचे प्रवास करेंगे। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शाखा तक कोई न कोई कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता पहुंच सके, ये व्यवस्था नहीं खड़ी कर। इस पूरी कवायद का मकसद साफ है, हर कार्यकर्ता को उपयोग में लाना और संगठन की पकड़ को हर जिले तक और मजबूत करना। और यही वो मॉडल है जो बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ा सियासी सहारा बन सकता है, क्योंकि संघ बीजेपी की रीढ़ माना जाता है। लिहाजा मजबूत संघ मतलब मजबूत कैडर, और मजबूत कैडर मतलब चुनावी बढ़त। संघ का ये नया ढांचा सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले सियासी मुकाबले की बड़ी तैयारी भी हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या इस बदलाव से बीजेपी को और धार मिलेगी या कांग्रेस इस चुनौती का जवाब देने के लिए खुद को बदल पाएगी, क्योंकि सियासत में मजबूत संगठन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संघ विचारक डॉक्टर विकास दवे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है विकास जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में जुड़े हैं और एक सकारात्मक विषय पर हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए आज एकत्र हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। तो विकास जी, संघ को अपने 100वें साल में ये बदलाव की जरूरत क्या पड़ी है? क्या संघ के कई छत्र इतने मजबूत हो गए थे क्या कि वो जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया था उसकी अनदेखी कर रहे थे, या इंटरनल सर्जरी के जरिए नागपुर का दखल बढ़ाया जा रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे सारे शब्द प्रयोग का बिल्कुल कोई कारण नहीं होना चाहिए।
सामान्यतः ऐसा होता है कि संघ को सदैव परिवर्तनशील संगठन के रूप में ही देखा जाता है। जी संघ के स्वयंसेवक भी बार बार इस बात को अनुभव करते हैं कि संघ की कार्य पद्धति हो, कार्यशैली हो या उसके व्यवस्था संबंधी कोई भी तत्व हो, इसमें गणवेश भी सम्मिलित है, इसमें शेष अन्य सभी चीजें सम्मिलित है। सामान्यतः संघ परिवर्तन से कभी परहेज नहीं करता रहा जी और ये परिवर्तन बड़े सहज ढंग से होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से एक प्रसंग याद आ रहा है। जी इंदौर के दशहरा मैदान पर हम लोग एक बड़े संचलन के बाद एकत्र थे और पूज्य संत प्रवर तरुण सागर जी महाराज श्री उसमें प्रवचन कर रहे थे। जी उन्होंने कहा कि ये जो चर्म का बना हुआ बेल्ट आप लोग चमड़े पहनते का हैं, ये बेल्ट का, वास्तव जी जी में चर्म का बना हुआ बेल्ट न पहनते हुए कोई ऐसा बेल्ट पहन सकते हैं क्या जिसमें हिंसा का प्रयोग न हो सकता है ये जानवर के चमड़े से बनता हो। तो देखते ही देखते इंदौर जैसे छोटे से एक महानगर में कार्यक्रम होता है और देखते ही देखते वो बेल्ट परिवर्तित हो जाता है। तो अभी जितना परिवर्तन हुआ है वह केवल व्यवस्थागत परिवर्तन है। संघ की कार्यशैली में, संघ के कार्यकर्ताओं के कार्य करने की पद्धति में मुझे लगता है कोई बड़ा परिवर्तन इससे नहीं आने वाला है। तो फिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी आपने जो बाइट सुनी थी तो हमने ये भी देखा है कि जो संभागीय संगठन की व्यवस्था की जा रही, पहले संभागीय संगठन मंत्री हुआ करते थे संघ के, जी फिर बीजेपी के लिए वो काम करते थे, लेकिन उनको ये कह के हटा दिया गया था कि इनकी उपयोगिता नहीं बची। ये बात हो रही कि बाद में उनको किसी को निगम मंडल में भेज दिया गया। अब कुछ जो हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में भी कुछ लोग हैं, शैलेंद्र बरुआ जैसे लोग हैं, तो फिर अब उसी व्यवस्था पर क्यों लौटना पड़ रहा है? क्या कमांड ढीली हुई है या ऐसा लग रहा है कि जो ताकत थी बीजेपी की, संघ का बैकबोन, वो कहीं ना कहीं वो एक डिसिप्लिन भी गड़बड़ा रहा है? मुझे लगता है कि इस संदर्भ की बातचीत करते हुए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे ढांचे में परिवर्तन संघ में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में यदि कोई परिवर्तन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस विषय पर बातचीत करेंगे। जब संघ में हो गया तो हुआ तो स्वस्फूर्त हो जाएगा। जी जी नहीं, सामान्यतः हम सब लोग अनुभव करते होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप हम सब रहते हैं और इसलिए हमारे ध्यान में आता होगा कि हमारे देखते देखते 49 से 51 हुए और 51 से 53 जिले हुए और ये 53 से 55 भी हो सकते हैं। ये सब केवल इसलिए किया जाता है कि कार्य की सुविधा रहे और थोड़ा सा विकेंद्रीकरण हो, क्षेत्रफल बड़ा न हो, केवल इतना मात्र चिंतन होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहले 3 प्रांत कार्यरत हुआ करते थे। मध्य भारत महाकौशल और छत्तीसगढ़ भी उसमें आता था और एक मालवा प्रांत होता था। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रांत थे और एक छत्तीसगढ़ राज्य पूरा एक प्रांत के रूप में हम लोग उल्लेख किया करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब देखते ही देखते जो परिवर्तन आया है और कार्यकर्ता भी पर्याप्त बड़े हैं, कार्य का भी विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी सहज प्रक्रिया है और इस सहज प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई कंट्रोल करना या इस तरह का देखना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से कार्य की सहजता और सरलता के लिए हुआ परिवर्तन में इसको मानता हूँ। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विकास जी ने तो बता दिया, लेकिन हम जो पूरा सिनेरियो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के बीजेपी पे जाता है। क्योंकि हम देखें अगर पिछला जो लोकसभा चुनाव है 2024 का जो नतीजा आए 240 पे बीजेपी सिमटी थी, उसके बाद से हमने देखा हरियाणा की चुनाव की बात हो, हालिया जो हमने देखा बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की, संघ ने जो मदद की बीजेपी की और उसका क्रेडिट भी संघ ने खुलकर लिया है। और जो मध्य प्रदेश में हालात बनते नजर आ रहे हैं, कई सारे मंत्रियों की नाराजगी की बात करें हम, या कई बार ऐसा लगता है कि एक अनुशासन का जो डंडा था, जो पकड़ थी, वो थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, तो शायद उसी को कसने का एक प्रयास है। चलिए ब्रजेश, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। तो विकास जी, मेरा एक सवाल और था कि ये जो बदलाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सत्ता का एक केंद्र है, मुख्यमंत्री हाउस जो होता था, वो हटकर राज्य प्रचारक के ऑफिस की ओर भी शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन संघ और बीजेपी को अलग करके तो नहीं देखा जा सकता है, ना देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सामान्यतः ऐसा होता है कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि इनको अलग करके नहीं देखना, लेकिन हम जब संघ की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने सामान्यतः संघ के इतने सारे संगठन हैं, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी एक तत्व है, एक संगठन है। और इसलिए समग्रता से जब हम संघ की बात करते हैं तो इसको इतना हल्के फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए कि ये केवल
भाजपा या चुनाव या भाजपा के संगठन मंत्री या इतने भर विषयों को लेकर के नहीं होता है। आप सोचिए ना कि हम इस समय चिंतन कर रहे हैं केवल मध्य प्रदेश भाजपा का या मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन मंत्री की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको लगता है क्या कि अखिल भारतीय स्तर पर ये सारे परिवर्तन मध्य प्रदेश को लेकर के सोच कर नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हरियाणा में जो बैठक हुई है तो पूरे देश के हिसाब से हुई होगी जी। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण बनता है। नहीं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो संघ की बड़ी बैठक हुई है हरियाणा में, तो निश्चित तौर पर पूरे देश की बात हुई होगी, और जो 5 राज्यों में जो चुनावी तारीखें घोषित हो गई उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी, और जो हालात हैं उसको लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी। क्योंकि अभी हम मध्य प्रदेश में बैठे थे, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया था। हाँ, नहीं, इसमें इस संदर्भ में मैं केवल इतना अपनी ओर से जरूर बता सकता हूँ, मेरी जो संगठन की समझ है, विगत 40 वर्ष से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। और मैंने जितना संघ की कार्यशैली को समझा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामान्यतया नए कार्यकर्ताओं का निर्माण ये संघ का मूल उद्देश्य होता है। हम सब सहज भाव से कहते हैं कि शाखा यानी मनुष्य निर्माण की कार्यशाला। बिल्कुल। तो हम जब प्रांत को संभाग स्तर पर लेकर के जाएंगे, आपने ही अभी अपनी स्टोरी में इस बात का उल्लेख किया कि संभाग स्तर पर 30 लोगों की एक टीम काम करेगी। आप कल्पना करके देखिए, एक प्रांत की टोली 30 लोगों की काम कर रही थी, उसे अगर आप 3 भागों में विभाजित कर दें, तो आज जो काम 30 लोगों की टीम मिलकर के कर रही थी, कल वो काम 90 लोगों की टीम मिलकर के करेगी, 3 संभागों में अगर बांटते हैं तो कुल मिलाकर के ज्यादा कार्यकर्ता सक्रिय हो, ज्यादा कार्यकर्ता काम में लगे, कुल मिलाकर उद्देश्य इतना सही होता है इसके पीछे। और उसके साथ सामान्यतः हम सब ये भी देखते हैं ना कि जिस तेजी से अनुषंगिक संगठनों की संख्या बढ़ रही है, काम के प्रकार बढ़ रहे हैं, सेवा कार्य लगातार जितनी मात्रा में बढ़ रहे हैं, शाखाओं की संख्या भी अब देखते हैं कि लगातार बढ़ रही है, तो इस सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि केवल यही एकमात्र कारण रहता है कि कुल मिलाकर के कार्यकर्ता अधिक से अधिक तैयार हों, और इसी को उद्देश्य बना करके ही इस प्रकार के पुनर्गठन जो है वो क्षेत्र के किए जाते हैं। जी जी ब्रजेश जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, निश्चित तौर पर मनोज जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जमीन से लेकर सत्ता तक मजबूत पकड़ के एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम इसको। क्योंकि देखिए, संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, संघ में विस्तार हो रहा है। पहले जो 3 प्रांत थे अब 6 संभाग हो जाएंगे, पूरी कार्यकारिणी होगी। अभी तक उसका जो साइलेंट कैडर था वो काम करता था, भाजपा की रीढ़ माना जाता था, लेकिन अब यदि उनके अपनी एक टीम होगी, यदि 6 संभाग में आप देखिए प्रचारक होंगे, तो वो उनकी कार्यकारिणी होगी, तो जमीन तक नेटवर्क मजबूत होगा ना। तो नेटवर्क मजबूत होगा तो किसको फायदा होगा? अभी एक बीजेपी के संगठन से तो सामना कर नहीं पा रही है कांग्रेस, और उसको आज भी दर्द यही रहता है कि संघ का बैक सपोर्ट है, इस वजह से उसको परास्त तो झेलना पड़ती। अब तो डबल इंजन हो जाएगा ना यहाँ। आप देखिए, एक संघ की अपनी टीम होगी तो नेटवर्क नीचे तक जमीन तक मजबूत होगा, नया नेतृत्व आएगा उभर कर, वो सामाजिक भी होगा, वो राजनीतिक भी होगा, क्योंकि राजनीति में भी आएगा बीजेपी के माध्यम से। तो एक अपना एक यूथ उससे जुड़ रहा। और जिस तरह से संघ में हम देखते हैं कि पहले लोग जुड़ते नहीं थे, अब संघ को समझना चाहते हैं, संघ की कार्यशैली समझना चाहते हैं, संघ कैसे काम करता है। क्योंकि इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में और बीजेपी पर जो लगातार हमले होते हैं, जिससे कांग्रेस ने तो जो चर्चा में आया, और संघ भी अब परहेज नहीं करता मीडिया से। संघ अपनी बात करता है तो आप अपनी बात नीचे तक ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा पाएंगे, आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं, आपका नेटवर्क मजबूत हो जाएगा, और इससे आपका बूथ भी मजबूत होगा बीजेपी का, क्योंकि आपका अपना नेटवर्क होगा। तो जो ऊपर से जो बात कही जाती थी अभी तक संघ में, अब नीचे से भी आपके पास आएगी, प्रतिक्रिया आप जल्दी दे सकते हो। तो वो तमाम चीज़ें हैं, ज़्यादा लोगों से आप जुड़ सकते हो, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मजबूत ग्राउंड नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तो किसको फायदा नहीं होगा। भले ही संघ का है कि हम बीजेपी का को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि संघ का जो कैडर है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, जिससे बीजेपी जब देखिए हम संघ पीछे हट जाता है तो हमने देखा किस तरह से हालात खराब हो जाते हैं। तो संघ का जो वर्कर है, जो साइलेंट काम करता है, अब वो पूरी टीम के साथ आए। क्योंकि हमने जेपी नड्डा को भी सुना था ना, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा था संघ की हमको जरूरत नहीं है, और नतीजा हमने देखा था। हाँ, तो आप देखिए, संघ अभी तक मैंने कहा ना साइलेंट कैडर था उसका, वो काम करता था, अब उसकी अपनी एक टीम होगी, तो डबल इंजन हो गए कह सकते हैं हम बीजेपी के लिए। और क्या फायदे होंगे उसके, तो आप मैंने देखा ही है कि जो लोग जुड़ेंगे, नया नेटवर्क तैयार होगा, और नेटवर्क तो उनका पहले से है, नया नेतृत्व तैयार होगा, यूथ आगे आएगा। अब दिक्कत किसको क्या होगी? दिक्कत ये हो सकती है कि आप बीजेपी का भी एक नेटवर्क है और संघ की भी एक कार्यकारिणी है, और टकराव ना हो उनमें, कोई ये ना कहे कि मैं बड़ा हूं आप छोटे हो। जैसा कि संघ से आने वाले नेताओं को हमने देखा है, वो संघ का दखल रहता है, संघ का एक संरक्षण रहता है,
और बैकबोन कहा जाता है, तो संघ का जो नेता आता है बीजेपी में वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो आप देखिए वो कहीं टकराव ना हो, तो ये भी देखना होगा आगे। लेकिन जिस तरह से संघ में अनुशासन है, जिस तरह से बीजेपी में अनुशासन है, इसकी संभावना बहुत कम है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सबसे बड़ी समस्या तो कांग्रेस के सामने ही आने वाली है। जो मैंने पहले कहा, वो अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका संगठन तो है ही नहीं। बीजेपी का संगठन पहले से ही बहुत मजबूत है। अब संघ अपना एक नया नेटवर्क जो पहले से और विस्तार कर रहा है, जो बदलाव कर रहा है, एक ऐसा ढांचा मजबूत खड़ा करने वाला है जो साइलेंट काम करता था वो खुलकर काम करेगा मैदान में, लोग जुड़ेंगे, उसकी अलग टीम होगी। तो एक क्षेत्र में दो लोगों की टीम, तो चुनावी रणनीति किस तरह से काम करेगी मनोज जी? आप देखिए बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट पहले से मजबूत है। अब बूथ मैनेजमेंट में किसका सहयोग रहता है आपने भी देखा, चुनाव में हमने भी देखा है, और दवे जी भले ही ना स्वीकार करें, लेकिन जो संघ का कार्यकर्ता है पता तो वो उनको वोटर भी है तक वोटर को लाता है कि कैसे विजयव्रती कार्यकर्ता निकलते हैं चुनाव के समय, कैसे काम होता है। पन्ना प्रमुख से लेके उनके त्रिदेव तक से उनका बूथ मजबूत है। अब एक जो पहले से संघ जो काम करता था वो खुलकर काम करेगा, या उसके पास भी अपनी एक टीम होगी। अभी कहते थे संघ के लोग लगे हुए हैं, अब तो पूरी कार्यकारिणी होगी ना उनकी, 30 लोगों की कार्यकारिणी होगी। आप मंडल तक आप विस्तार कर रहे हो, तो संघ एक बड़ा पावर सेंटर तो पहले था ही, अब वो जमीन पर नजर भी आएगा लोगों को कि ये संघ काम कर रहा है। अभी तक कहते थे कि संघ का सपोर्ट है, लेकिन संघ का नेटवर्क जब साथ में मिलेगा, खुलकर काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता जो आपने भी कहा है कि जेपी नड्डा ने जो कहा था वैसा आप कोई दूसरा कह सकता है कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत तो आज भी थी, कल भी थी, और संघ चाहेगा कल भी रहेगी। हाँ, कल भी रहेगी। और संघ चाहेगा तो संघ ने कहा कि हमें उम्मीदवार पसंद नहीं है, आपका दखल बढ़ जाएगा, सत्ता में आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आपका अपना नेटवर्क है, तो आपको नजरअंदाज पहले भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे लोगों को आएंगे ना जो विचारधारा से जुड़े, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्ति की जगह बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है ना। जो मैंने भी पहले भी कहा था ना, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों तरफ आपको ऐसे लीडर मिलेंगे, नए नेतृत्व को उभार मिलेगा, वहां से संघ से सीख के आएगा तो विचारधारा। क्योंकि वो इसलिए भी सवाल है ना विकास जी को कि अभी हमने पश्चिम बंगाल की जो लिस्ट देखी है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा होगा संघ का। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आज ही आरएसएस की मध्य भारत प्रांत की पीसी हुई है, जो प्रांत संघ संचालक अशोक पांडे जी, उन्होंने जो बताई, जो जानकारी दी है कि शहर में बस्ती, गांव, मंडल होते हुए जो संघ की यात्रा है वो प्रांत में 2481 स्थानों पर 3842 शाखाएं चल रही हैं। 52 लाख लोगों से ज़्यादा लोग हिंदू सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। 80,000 स्वयंसेवकों ने 27 लाख परिवारों से संपर्क किया है। यानी एक परिवार में औसत 5 लोग भी माने तो 1.25 करोड़ लोग होते हैं। तो ऐसे में ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि संघ अपने विस्तार की बात कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए ना संघ नया है, ना मध्य प्रदेश के लोगों के लिए संघ नया है, ना संघ के लिए मध्य प्रदेश नया है। तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रक्चरल बदलाव के पीछे और भी कारण होंगे, ये कारण हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस कार्यकर्ताओं की संख्या की हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल केवल क्षेत्र के बदलाव मात्र के परिवर्तन हैं। कार्यकर्ता तो जितने पहले थे उतने अभी भी हैं। हाँ, भविष्य में जरूर बहुत ज्यादा कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या होता है कि आप जब टीम बनाते हैं तो उस टीम को थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि एक कार्यकर्ता जिला स्तर पर काम कर रहा है, कल को उसको विभाग का दायित्व मिलता है तो वो विभाग पर काम करता है, प्रांत का दायित्व मिलता है तो प्रांत स्तर पर काम करता है, क्षेत्र का दायित्व मिलता है तो क्षेत्र स्तर पर काम करता है। प्रश्न ये कि कार्यकर्ता वही है, उसके केवल भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव हुआ है, उसकी एफिशिएंसी में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है ऐसा भी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन सामान्यतया कार्य करने के लिए होते हैं, संघ का जो मूल कार्य है उसको करने के लिए होते हैं, न कि राजनीतिक कार्यों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। ये तय बात है कि अभी पिछले दिनों में आदरणीय ब्रजेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और मनोज जी आप भी एक लंबे समय से समाज जीवन को देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप अनुभव करेंगे कि विज्ञान भवन में जब सरसंघ चालक जी से प्रश्नोत्तरी का एक बड़ा आयोजन हुआ था और संपूर्ण देश जो है वो टकटकी लगा करके उनके उत्तरों को सुन रहा था और उन उत्तरों में से संघ को समझने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने एक युवा के प्रश्न के उत्तर में बड़े सहज ढंग से कहा था, उन्होंने कहा था कि आप भाजपा को संगठन मंत्री दे देते हैं तो बाकी पार्टियों से आपकी क्या दुश्मनी है क्या? तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा था कि बाकी पार्टियां मांगे तो हम कार्यकर्ता देने को तैयार है, हमारे पास कार्यकर्ता पर्याप्त मात्रा में। और देखिए, ये केवल साहस से उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, संघ इस दिशा में बड़ा गंभीर होकर के चिंतन करता है। आपकी हमारी पीढ़ी के लोग तो जानते हैं, युवा पीढ़ी को संभवतः अभी पता नहीं होगा, लेकिन एक समय था कि नानाजी देशमुख जब प्रचारक के नाते बहुत सक्रिय थे
और कांग्रेस ने इस बात को लेकर के संघ को आश्वस्ति दी थी कि हम, आप जिस राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, आप जिस देशभक्ति के भाव से काम करते हैं, आपके सिद्धांतों को मान्यता देते हुए हम राजनीतिक जीवन में काम करना चाहते हैं, आप हमको सहयोग करिए। और नानाजी देशमुख जैसे कार्यकर्ता केरल में लगे और एक लंबे वनवास से बाहर निकाल करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई। ये एकदम तथ्यपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। केंद्र की राजनीति में भी काफी सहयोग रहा है एक चुनाव में जी। तो कहने का तात्पर्य केवल, हाँ, लेकिन संघ जब ये काम करता है तो उसके सामने कोई पार्टी नहीं होती। हमारे लिए देखिए, संघ के कार्यकर्ताओं को ये बार बार शाखा पर समझाया जाता है, संघ की बैठकों में, हमारी कार्यशैली में, हमारे प्रशिक्षण में ये बार बार बताया जाता है कि भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा बंधु भगिनी, हम भाई बहन की तरह उनको ट्रीट करते हैं। हमारे लिए वो सपा का होगा, वो बसपा का होगा, वो कांग्रेस का होगा। इन्हें आपकी जानकारी के लिए बताएं कि कांग्रेस का ऐसा कोई स्वयंसेवक नहीं रहता जिसकी व्यक्तिगत मित्र मंडली में समस्त पार्टियों के कार्यकर्ता न रहते हो। वे अखिल भारतीय स्तर के भी हो सकते हैं, वे प्रदेश स्तर के भी हो सकते हैं, और हम लोग बड़े सहज भाव से उनके घर तक जाते हैं, उनके चूल्हे चौके तक पहचान होती है, हम अधिकार पूर्वक भोजन करते हैं, घरों में जाकर के चाय पीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम केवल पार्टी लेवल पर देखें। हाँ, ब्रजेश जी ने जिस दिशा में संकेत किया कि इसके कारण से मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र छोटा होने के कारण से निर्णय क्षमता जरूर हमारी और तीव्र होगी, इसकी धार तेज होगी। इस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं। ये सामान्यतः प्रशासनिक लॉबी पर भी लागू होता है कि छोटा जिला होता है तो कलेक्टर जो है वो सुविधाजनक ढंग से तत्काल कोई भी काम पड़ने पर अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। यही बात मुझे लगता है कि संघ के कार्यकर्ताओं पर भी लागू होगी। अंतर केवल इतना सा आएगा कि पहले प्रांत प्रचारक कहते थे, अब संभाग प्रचारक कहेंगे, प्रदेश प्रचारक कहेंगे। ये केवल एक विशेषण भर का अंतर है, कार्यशैली का अंतर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ। तो ये ब्रजेश जी ये भी मान लेना, जो इनडायरेक्टली विकास जी ने संकेत दिया है, क्या हम उसको डायरेक्टली मान लें कि जो मूल कार्यकर्ता है, जो संघ के जो आदमी आता है, उसको कई बार जो बीजेपी में इतनी भीड़ हो गई है, हर चुनाव में लाखों की संख्या में दल बदल करके लोग आ जाते हैं। अब तो राज्यसभा चुनाव में भले ये कहा जाता हो कि मुस्लिम वोट ना देते हों, लेकिन अब तो मुस्लिम विधायक भी बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट कर देता है। तो ऐसे में उस कार्यकर्ता को स्थान बनाने के लिए तो कोई एक जगह चाहिए, तो एक वो स्थान भी बनेगा, और दूसरा एक जो पकड़ की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, लेकिन मूल उद्देश्य तो वही होगा घूम फिर कर। देखिए मनोज जी, संघ का उद्देश्य तो पहले से ही स्पष्ट है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाता, अच्छा स्वयंसेवक खड़ा करता है। वो राजनीति में आता है, उसकी इच्छा होती तो राजनीति में बेहतर काम करता, आचरण उसका बेहतर होता है। वो समाज सेवा करता है। तो आप देखिए, चाहे संघ ही है ना वो, कि एक कुएं की पाट पर ले आया सब लोगों को, संघ ही है ना कि छुआछूत के लोग हमने देखा ना कि अगर संघ नहीं, मुखर्जी जो सबसे तक कांग्रेसी रहे, बिल्कुल वो संघ के कार्यक्रम में अगर तो जाते जो हैं, संघ को या नहीं अभी समझा। हमने देखा बस्तर से अरविंद नेताम जो बड़े आदिवासी नेता रहे कांग्रेस के, वो संघ के उसमें जाते हैं। जो संघ को तो समझ कुछ तो लेता ऐसा होगा है कि जो वो बाकी लोगों को भी संघ लगता के होगा। गुणगान करने लगता है मनोज जी, क्योंकि संघ ही है। वो गांव में जाएगा तो आप देखिए वो छुआछूत दूर करने की कोशिश करता है, वो मंदिर में उन लोगों को लाने की, जो पिछड़ा तबका है जिसको हमने समाज से किनारे कर दिया, लाने का काम किसने किया? किसी राजनीतिक दल से पहले आरएसएस ने किया, स्वयंसेवक संघ ने किया। उन्होंने सामाजिक काम किया, राजनीति में सपोर्ट किया कि हम जो एक नया स्वयंसेवक गढ़ रहे हैं, राजनीति में क्यों दिया उन्होंने, प्रचारक क्यों दिए कि भाई जो हम विचारधारा चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, जैसे समाज की कल्पना संघ करता है, जैसे राष्ट्रवाद की कल्पना संघ करता है, वैसे लोग जाएं, वैसा विचार वहां जाए तो उससे फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन समय कम है, लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर कर दूं दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री विकास जी में मिला था एल मुरुगन जी से, तो उन्होंने किस्सा बताया था कि वो जिस जगह से आते हैं वहाँ दलित थे वो, और जो उनकी बस्ती शहर के काफ़ी बाहर थी। 4 दशक पहले वो एबीपी से जुड़े थे। तो उस जुड़ाव का उन्होंने कारण बताया कि जब हमको हिकारत की नज़र से देखा जाता था, तब संघ के एक प्रचारक वहाँ पहुँचे, उनकी बस्ती में रुकते थे, उनसे संवाद करते थे, लोगों से मिलते जुलते उनकी समस्याओं का समाधान करते। वो फिर उन्होंने प्रेरित किया कि वो एबीवीपी से उस जमाने में जुड़े जब कोई बीजेपी का नाम लेवा भी नहीं था, और आज वो केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे। तो ये बताता है कि संघ के कामकाज करने का तरीका कैसा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो साफ है कि संघ अब सिर्फ विचार का मार्गदर्शक नहीं, बल्कि विजय का सूक्ष्म रणनीतिकार बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में दशकों पुराने प्रांतों का ढहना और संभागों का उदय, ये महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का अंत और नियंत्रण के केंद्रीकरण की शुरुआत है। कुल मिलाकर संघ ने अपनी बिसात बिछा दी है, मोहरें सजा दी हैं। अब देखना है कि भाजपा इस नए रिमोट कंट्रोल के साथ कितनी सहज होती है, और विपक्ष इस माइक्रो मैनेजमेंट की काट कैसे ढूंढता है। क्या संघ का शताब्दी संकल्प भाजपा को अजय बनाएगा, या फिर नियंत्रण की यह नई डोर पार्टी के भीतर नई छटपटाहट पैदा करेगी? सवाल बड़ा है
और जवाब आने वाले कल की राजनीति की दशा तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।